अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हमारा जो लेक्चर है वो कानूनी शहादत आर्डर के ही मुतल्लिक है, जो लेक्चर नंबर 2 है। और उसमें आज हम आर्टिकल 4 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन टू कानूनी शहादत और आर्टिकल 2, और उसके बाद आर्टिकल 3 जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के मुतल्लिक था कि कौन गवाह हो सकता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट। आर्टिकल अगर 3 को हम रिवाइज करें तो आर्टिकल 3 उसके मुतल्लिक एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट, हर शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट है, गवाही दे सकता है इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, अगर वो क्वेश्चन को समझ सके। इफ़ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रेशनल आंसर, मतलब जो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी क्वेश्चन का ही वो रेशनल आंसर दे सके, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन है टू बी टेस्टिफाइड। ये था आर्टिकल 3 जो हमने कल पढ़ा। आज आर्टिकल 4 से लेकर 15 तक हम जो भी पढ़ेंगे उसमें कुछ रुकावटें हैं, कुछ बार्स हैं। और इन आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 15 तक जो भी आर्टिकल्स हैं इनको हम प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन मीन्स वेयर द पर्सन्स, जहाँ पे जो बंदा है जिसके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे आर्टिकल 4 से 15 तक, वो कॉम्पिटेंट भी हैं, वो क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर एक बार लगाया गया कि भाई आप ये चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। मगर उसके बाद उन्हीं ही आर्टिकल में, उसी जो भी आर्टिकल्स हैं 4 से 15 तक, उसी ही आर्टिकल में 1 बाय 1 वहाँ पे उनकी एक्सेप्शन दी गई है कि अगर वैसे तो हैं ये protected communication, they shall not be entitled to disclose any communication and information which has been made to them in their official capacity or as the case may be, but at the same time in the same article the same exception is also given there। तो हम आर्टिकल 4 से ही आज शुरू करेंगे। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 जो है वो जजेस और मैजिस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करता है। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, मतलब जजेस और मैजिस्ट्रेट जो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी काम करेंगे उसके मुतल्लिक उनको कंपेल नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज एनी एक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो नो जज आर मैजिस्ट्रेट शल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन एज टू हिज ओन कंडक्ट इन अ कोर्ट, मतलब जजेस और मैजिस्ट्रेट शल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज देयर ओन कंडक्ट, उनकी जो ओन कंडक्ट है जब वो एज अ जज और मैजिस्ट्रेट वो अपनी एक्सरसाइज को, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे थे, अगर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी व्हेन दे वर एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स एज अ जज और मैजिस्ट्रेट, दे शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज देयर ओन कंडक्ट, अपनी कंडक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जाएगा। मगर इन्हीं आर्टिकल में उनकी एक्सेप्शन दी गई है कि एक्सेप्ट upon the special order of some court to which he is subordinate, except upon the order of a court
to which he is subordinate. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैजिस्ट्रेट है तो वो मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड सुप्रीम कोर्ट। मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में अगर किसी भी ट्रायल के दौरान व्हेन ही इज एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स एज अ जज ऑफ द कोर्ट, अगर वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो उस जज को, उस मैजिस्ट्रेट को हम कंपेल नहीं करेंगे कि भाई आपने ये काम क्यों किया, आपने ये जो ट्रायल किया ये गलत किया, आप हमें बताएं। उनको हम कंपेल नहीं कर सकते, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी आम बंदा, इवन एन एडवोकेट। बट इन द सेम मैटर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द हाई कोर्ट कैन कॉल सच मैजिस्ट्रेट टू डिस्क्लोज सच कंडक्ट। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ए जो कि बंदा है, जो एक मुलजिम है, अगर हम कहें ए एक मुलजिम है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन में, जिसकी ट्रायल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल गया, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसकी ट्रायल चल गई। अगर वो अपील में आए या किसी भी चीज़ के लिए एग्रीव्ड है, वो आया कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन में अब जो ये ए है वो कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को कि मेरी जो डिपोजिशन है वो प्रॉपरली टेकन नहीं किया गया बाय द मैजिस्ट्रेट। मेरी जो मतलब अगर कोई शाहिद थे, कोई गवाह थे, कोई विटनेस थे, उसकी जो डिपोजिशन थे दे वर नॉट प्रॉपरली टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट। इट इज द एलिगेशन बाय द ए बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ ए कैन नॉट compel the magistrate to disclose unless the such order is made by the court of session। अगर कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो इस मैजिस्ट्रेट को बुला सकता है। जैसे कि आप देखते हैं 164 की जो स्टेटमेंट है, अगर कोई अपील में आ जाए या कोर्ट ऑफ सेशन में वो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो तो वहाँ पर कोई भी पार्टी मैजिस्ट्रेट को बुला नहीं सकता। जैसे हम कॉमन एज अ कॉमन जो विटनेस हैं उनको हम बुलाते हैं, कोई भी पार्टी हो, अगर अक्यूज्ड हो या कंप्लेनेंट हो तो वो अपने गवाह जो है लेकर आते हैं कोर्ट में। बट एज अ मैजिस्ट्रेट को हम नहीं लेकर आते कि भाई आपने जो है ये 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, अब आप चले हमारे साथ गवाही देने। अनटिल एंड अनलेस ही इज कॉल्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन आर बाय द हाई कोर्ट आर बाय एनी कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 4 which protects the magistrates and as well as judges to not to be compelled to disclose anything with respect their own conduct except upon an order of a court of session or any court to which he is subordinate। जिसके ये मातहत हैं, अगर वो कोर्ट उन्हें बुलाना चाहे तो वो बुला सकती है अदालत। उसके बाद आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 जो है वो है फॉर मैरिड पर्सन, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ ड्यूरिंग देयर मैरिज और इवन आफ्टर देयर मैरिज हैज़ बिन डिसॉल्व्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है को, तो वो अगर इस उनके दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन हुई आपस में तो वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी भी बंदे के साथ अनटिल अनलेस दे गिव देयर कंसेंट इफ दे आर प्रोसिक्यूटेड इन अ क्रिमिनल केस। अगर हम इसकी वर्डिंग देखें, नो पर्सन मीन्स कोई भी शख्स, इवन हस्बैंड और वाइफ, इवन एनी अदर पर्सन, वो भी उसे भी प्रोटेक्ट किया गया। नो पर्सन हु इज आर हैज बिन मैरिड, या तो उसकी शादी है या उसने शादी की और उसकी शादी खत्म हो गई, मतलब डिसोल्यूशन हो गई, इवन आफ्टर द मैरिज। नो पर्सन हु इज मैरिड और हैज बिन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during the marriage by any person to whom he is or has been married। या तो उनसे उनकी अभी तक शादी चल रही है या उसके साथ उसकी शादी हुई थी। नो पर्सन हु इज मैरिड
आर हैज बिन मैरिड, इनको कंपेल नहीं किया जाएगा। शल बी कंपेल्ड, किस वजह के लिए? शल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन। कौन सी कम्युनिकेशन? एनी कम्युनिकेशन विच हैज बिन मेड ड्यूरिंग देयर मैरिज। अगर ड्यूरिंग देयर मैरिज कोई भी कम्युनिकेशन हस्बैंड और वाइफ के दरमियान हुई तो वो प्रोटेक्टेड है, वो प्रिविलेज्ड है। सच पर्सन शल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। एक तो उनको कंपेल नहीं किया जाएगा और दूसरी बात उनको परमिशन भी नहीं दिया जाएगा। अगर वो बताना भी चाहें तो भी उनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। Nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in his interest consents। अगर वो कंपेल नहीं किया जा रहा है तो उसे परमिटेड भी नहीं होगा, उसको परमिशन भी नहीं दिया जाएगा कि भाई आप ये चीज़ डिस्क्लोज कर लें। हाँ, अगर वो खुद में कंसेंट कर लें, या तो एक वो इनकी कंसेंट हो, consents in except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। एक्सेप्ट वो सूट्स, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कि बिटवीन द मैरिड पर्सन चल रही हैं, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या कोई भी सूट हो तो वहाँ पे वो एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। मगर सच कम्युनिकेशन शल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, नाइदर सच पर्सन शल बी कंपेल्ड, even such person shall not be permitted to disclose any communication which has been made by them during the continuity of their marriage even after their marriage। उनको ये चीज़ जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है कि आप ये चीज़ डिस्क्लोज ना करें। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5, ये जो भी आर्टिकल्स हैं ये सारी की सारी प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, मगर इन्हीं के अंदर उस चीज़ की जो है एक्सेप्शन दी गई है कि अगर ये चीज़ हो तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। कहीं पे कंसेंट है, कहीं पे कोई और चीज़ है। आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 6 evidence as to affairs of the state। No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relation to any affairs of the state। No one, ये सबको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इवन ही इज वर्किंग in his office or even a common person, no person, कोई भी person, no person shall be permitted एक तो होती है कंपेल, यहां पे इनको जो है ना परमिशन ही नहीं दिया जाएगा, उनको जो है ना इजाजत ही नहीं होगी। नो पर्सन शall be permitted to disclose any information, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एविडेंस किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एविडेंस के लिए उनको परमिट नहीं किया जाएगा किसी भी शख्स को जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से हो, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, अगर वो डिराइव्ड है, अगर वो लिया गया है फ्रॉम अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है
तो उसके मुत्तलिक फॉर एग्जांपल अभी हमारी जो हुकूमत है, अगर वो रात को बैठकर कहीं पर अपनी ऑफिस में, अपने हाउस में अगर कोई भी प्लान कर रहे हैं किसी भी चीज़ के मुत्तलिक, तो वो अनटिल एंड अनलेस सच इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल गजेटेड, such information shall not be permitted, shall not be disclosed in the public। तो वहाँ का कोई बंदा, वहाँ का कोई सर्वेंट या मुलाजिम, जो भी क्लर्क, उनको ये परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप इस इंफॉर्मेशन को लीक कर दें, आप किसी को बता दें कि ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ होने जा रही है, अगर वो अनपब्लिश्ड है। अगर वो पब्लिश किया गया तो वो उसकी तो कोई, उसमें तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, क्योंकि जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो वो जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजेट पे उनको रख देती है। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिवाइड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेशन टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, जो कि किसी भी अफेयर्स ऑफ द स्टेट हो, रिलेशन टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट, अगर अफेयर्स ऑफ द स्टेट हो उसके मुत्तलिक। इसकी एक्सेप्शन अगर हम देखें, एक्सेप्ट, तो इसी एक्सेप्ट है विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ऑफिसर जो है, ऑफिसर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी जो हेड ऑफ द ऑफिसर है, अगर उसकी परमिशन है तो वो उस चीज को लीक कर सकते हैं। सिंपली किसी भी बंदे को ये इजाज़त नहीं है कि वो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कि अनपब्लिश्ड है, जो कि रिलेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ स्टेट के मुतल्लिक हो, तो वो उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, अगर विद द परमिशन हो, अगर उनको परमिशन दी जाए, मगर परमिशन कौन दे? ऑफिसर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द ऑफिसर है, अगर वो परमिशन ग्रांट करता है किसी बंदे को आप इस चीज़ को पब्लिश कर दें, आप इस चीज़ को आवाम को बता दें, तो उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। आर्टिकल 6। और उसके बाद जो आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुतल्लिक है। आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुतल्लिक, जो कि पब्लिक ऑफिसर को प्रोटेक्ट करती है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर, सबसे पहले नो जो भी पब्लिक ऑफिसर हैं shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence। No person, no public officer shall be compelled to disclose any communication, और वो कैसी कम्युनिकेशन हो, made to him in his ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, when he considers that public interest would suffer by the disclosure, when he considers that by disclosure the public interest would suffer। अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले
किसी भी पब्लिक ऑफिसर, जो भी पब्लिक ऑफिसर हैं, उनके लिए ये प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है। उनको ये इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि वो कोई भी कम्युनिकेशन जो उनसे किया गया है उनकी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में कि वो उस चीज़ को डिस्क्लोज कर लें। अगर वो समझते हैं कि इस चीज़ की डिस्क्लोज करने से जो पब्लिक की इंटरेस्ट है वो सफ़र किया जाएगा, मतलब पब्लिक को नुकसान होगा इस चीज़ को अगर हम डिस्क्लोज करेंगे, तो इस चीज़ के लिए उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि दे शैल नॉट डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन which has been made to him in their official confidence if such a public officer considers that by the disclosure of such communication the public interest would definitely suffer। तो इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, अगर हम देखें तो इसकी एक्सेप्शन यही चीज़ है कि अगर उसे लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफ़र, अगर पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र नहीं करे तो फिर आप कर सकते हैं। आर्टिकल 7 देयर आफ्टर आर्टिकल 8 जो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के मुतल्लिक है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशनल कम्युनिकेशन? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आर्टिकल 8 आर्टिकल 9, इसमें जो भी एडवोकेट्स हैं, जो भी उनके क्लर्क हैं, असिस्टेंट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आर्टिकल 9 नो एडवोकेट शल एट एनी टाइम बी परमिटेड। सबसे पहले नो एडवोकेट एनी टाइम, किसी भी वक्त, बी परमिटेड, उनको इजाज़त नहीं होगी क्योंकि सबसे पहले नो आया। नो एडवोकेट एनी टाइम बी परमिटेड unless with his client's express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment such as advocate। means no advocate anytime be permitted to disclose any communication made to him during his employment as an advocate except with the express consent of his client, कोई भी एडवोकेट, कोई भी वकील हो, उनको ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कोई भी कम्युनिकेशन जो कि उनसे उनके क्लाइंट ने किया हो when he was appointed as an advocate for such client। अगर कोई भी एडवोकेट है, अगर उसकी कोई भी क्लाइंट है, तो वो जो एडवोकेट है उसकी ये ड्यूटी है, ही इज़ ड्यूटी बाउंड दैट ही मस्ट नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन which has been made to him by his client when he was appointed, when he is acting as an advocate for such client, to disclose such information with anybody unless, अगर इसकी हम एक्सेप्शन देखें, unless
सच क्लाइंट गिव्स एक्सप्रेस कंसेंट टू सच एडवोकेट, अगर उसकी जो क्लाइंट है अगर वो एक्सप्रेस कंसेंट दे अपने एडवोकेट के कि हाँ भाई आप इस चीज़ को डिस्क्लोज कर लें, तो फिर वो डिस्क्लोज कर सकता है, अदरवाइज ही इज़ ड्यूटी बाउंड नॉट टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन। उसके बाद इसी ही आर्टिकल को अगर हम आगे देखें तो इसकी एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। अगर एक्सेप्ट एक तो ये है वो कंसेंट दे, अगर वो जो क्लाइंट है कम्युनिकेशन मेड फॉर फर्दरेंस इलीगल कमीशन ऑफ एन अफेंस। एक मिनट, एक तो जो एडवोकेट है उनको, जो उनकी क्लाइंट है वो इस चीज़ की जो है एक्सप्रेस कंसेंट दे, एक तो फिर उस चीज़ की वो डिस्क्लोजर कर सकता है एडवोकेट। दूसरी बात, अगर कोई भी कम्युनिकेशन व्हिच हैज बीन मेड बाय द क्लाइंट टू हिज एडवोकेट फॉर द कमीशन ऑफ फर्दरेंस एंड इलीगल एक्ट, तो वहां पर भी इसकी कोई बार नहीं है, ये आर्टिकल उन पर अप्लाई होगा ही नहीं, वो इस चीज़ को डिस्क्लोज कर सकता है। अगर कोई क्लाइंट आ जाए और अपने वकील को कहे कि भाई आप मेरा केस लड़ लें, मैं रात को जाकर फिलहाल बंदे की मर्डर करके आऊँगा, तो दिस थिंग डज नॉट fall within the duty of the advocate as a professional advocate. Any fact observed by an advocate in the course of his employment such as showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed, अगर उसको ये चीज़ लगे कि कोई भी फ्रॉड, एक तो कोई भी क्राइम या फ्रॉड, क्राइम और फ्रॉड कमिटेड बाय सच पर्सन, अगर उस एडवोकेट को ये फील हो कि इस बंदे ने कोई क्राइम या फ्रॉड कमिट किया है आफ्टर अपॉइंटिंग हिम एज एन एडवोकेट, वेदर एट दैट टाइम ही पेड हिज अटेंशन और नॉट, उस वक्त उसकी ये अटेंशन थी या नहीं थी एडवोकेट का, मगर अगर बाद में भी उसे पता चले कि मेरे क्लाइंट ने कोई क्राइम या फ्रॉड कमिट किया, तो भी इस चीज़ को ये बार नहीं कर सकती। उसके बाद जो आर्टिकल 10 है, सिंपली हमने जो आर्टिकल 9 पढ़ा और वो आर्टिकल 10 भी इसी से रिलेटेड है कि जो भी ड्यूटीज़, ये जो भी चीज़ें हैं बार करते हैं किसी एडवोकेट को कि वो किसी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो सेम चीज़ अप्लाई होंगे उनके जो भी क्लर्क हैं, जो भी असिस्टेंट हैं, जो भी बंदा उसकी ऑफिस में एज अ हेज सर्वेंट उसकी जो है मुलाजिम तौर काम कर रहा है, तो वो चीज़ें उन्हीं पर भी हैं कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि अगर एडवोकेट कि जो असिस्टेंट है वो जाकर कोई गवाही दे अपने क्लाइंट के लिए, हाँ सर इसने ये जुर्म किया था, तो बाद में ये एडवोकेट नहीं कर सकता कि सर आर्टिकल 9 ने तो मुझे प्रोटेक्शन दिया। तो आर्टिकल 10 इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट कर रहा है कि जो भी क्लर्क्स हैं, इंटरप्रीटर्स हैं और सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट एडवोकेट्स हैं, उनको भी ये प्रोटेक्शन है। उसके बाद आर्टिकल 11 प्रिविलेज्ड नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। आर्टिकल 11 privileged not waived by volunteering evidence।
if any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as mentioned in Article 9. And if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if, हाँ, इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि आर्टिकल 9 हम पढ़ कर आए हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के मुतल्लिक़ कहा गया कि जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच में, जो भी चीज़ें जो हुई हैं, जो कम्युनिकेशन तय हुई है, वो बार है कि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। अगर खुद ही जिस चीज़ के लिए उस पार्टी ने एडवोकेट को मना किया था कि आप इस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, अगर खुद ही वो पार्टी आकर विथ हिज ओन कंसेंट आर ऑन हिज ओन इंस्टेंस, एट हिज ओन इंस्टेंस, यहां पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अ पार्टी एट हिज ओन इंस्टेंस, अपनी मर्जी से अगर कोई भी पार्टी ऐसी चीज जो कि प्रोटेक्टेड है एट हिज ओन इंस्टेंस, अगर किसी चीज की वो गवाही दे रहा है, तो इससे ये फर्ज नहीं किया जाएगा कि वो सेम चीज की जो है ना वो कंसेंट दिया गया है एडवोकेट को, वो एडवोकेट भी उस चीज को बताए नहीं। सो मीन्स अगर एनी पार्टी एट हिज ओन इंस्टेंस डिस्क्लोजेज एनी कम्युनिकेशन विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 9, so such disclosure, such statement by his own instance by any party does not deem to give consent such advocate। तो इसी आर्टिकल में कहा गया कि at his own instance or otherwise shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as mentioned in article 9। तो हाँ, अगर उसकी एक्सेप्शन है, if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which but for such questions he would not be at liberty to disclose। for example, अब ये एक जो है सिविल सूट है, सिविल सूट इज पेंडिंग इन एनी सिविल कोर्ट। यहाँ पे ए जो है वो एक पार्टी है और बी इनका जो है वो एडवोकेट है, जो बी है वो एडवोकेट ऑफ ए है। अब इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन हुई अंडर आर्टिकल 9 में जो लिखा हुआ है कि इस चीज़ को हम नॉट डिस्क्लोज करेंगे। चलो ठीक है, उसके बाद जो प्रोसीडिंग चल रहा था इन सिविल सूट्स, तो जिस चीज़ को उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उस ही चीज के मुत्तलिक वो पार्टी खुद जाकर एविडेंस दे रहा है। जो पार्टी है एट हिज ओन इंस्टेंस ही गिव्स हिमसेल्फ द एविडेंस ऑफ सच फैक्ट। तो अब ये नहीं फर्ज किया जाएगा कि इस पार्टी ने एडवोकेट को कंसेंट दिया कि आप इस चीज को भी डिस्क्लोज कर लें, एक बात। दूसरी बात, अगर इसको ये पार्टी एज अ विटनेस बुलाए, calls him as a witness, अगर वो पार्टी खुद इस एडवोकेट को एज अ विटनेस बुलाए, तो सिर्फ और सिर्फ जिस चीज के मुत्तलिक उससे वो क्वेश्चन किया जाए, सिर्फ और सिर्फ उस चीज का ही ये एडवोकेट जो है वो जवाब देने का पाबंद है, नॉट फॉर एनी अदर थिंग्स, बिकॉज द लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस आर्टिकल क्लियरली मेंशन दैट ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज। मतलब जिस चीज के मुत्तलिक उससे अगर पूछा जाता है कि आप आएं और एविडेंस दें इस फैक्ट के मुत्तलिक, तो वो उसी ही चीज के मुत्तलिक एविडेंस देगा, नॉट फॉर एनी अदर थिंग। उसके बाद आर्टिकल 12 जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के मुत्तलिक है। आर्टिकल 12 confidential communication with legal advisor। legal advisor means advocates, attorney वगैरह। confidential
communication with legal advisor. No one shall be compelled to disclose to the court, tribunal, or other authority exercising judicial or quasi-judicial powers or jurisdiction any confidential communication which has taken place between him and his legal advisor, legal professional advisor, unless he offers himself as a witness, in which he case may be compelled to disclose any communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. अब no one shall be compelled, किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा to disclose any communication taken place between a party, between him and his लीगल एडवाइज़र, जो उसके लीगल एडवाइज़र हैं उसके बीच अगर कोई भी कम्युनिकेशन हुई है किसी शख्स और उसकी लीगल एडवाइज़र के बीच में, तो उससे ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप इस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर लें, आप इस चीज़ को बता दें कि किसी भी बिफोर एनी कोई भी कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल कोर्ट हो या कोई भी ऐसी कोर्ट जो क्वासी जुडिशल कोर्ट हो, तो उसके सामने किसी भी चीज़ को ये जो अख्तियार नहीं है कि किसी चीज़ को कंपेल करे कि आप अपनी कम्युनिकेशन बताएं जो आपने अपने लीगल एडवाइज़र के साथ किया। इसकी एक्सेप्शन है अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। हाँ, अगर वो विटनेस आ गया, खुद को विटनेस बता रहा है, फिर तो वो कह रहा है अनलेस ही himself, unless he himself offers as a witness। हाँ, अगर वो बंदा अगर ये खुद को एज अ विटनेस पेश कर रहा है किसी भी कोर्ट में टू प्रूव एनी फैक्ट, तो हाँ उसके मुतल्लिक उनसे इसी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। अगर कोर्ट को नेसेसिटी लगे कि इट इज़ नेसेसिटी टू बी नोन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस, तो वहाँ पे उनको कंपेल किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 13 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। प्रोडक्शन of title deed of witness not a party। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as a pledgee or mortgagee, or any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। मतलब no witness who is not a party to suit, no witness who is not a party to suit to produce any document which he holds in his possession, जो कि इसकी पोजेशन में है, जो इसकी मिल्कियत है, एज अ मोर्गेजी, मोर्गेजी प्रॉपर्टी हो या एज अ प्लेजी या कोई प्लेज डॉक्यूमेंट हो।
तो कोई भी, सबसे पहले ये वो उस विटनेस के मुतल्लिक है जो कि पार्टी टू द सूट नहीं है। ऐसे भी इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं जो कि उस सूट में वो पार्टी नहीं है। तो ऐसे शख्स को कोई भी अदालत या इवन एनी थर्ड पर्सन कंपेल नहीं कर सकता कि आप अपनी डॉक्यूमेंट जो एज आप प्लेजी या एज आप मोर्गेजी उस चीज़ को पजेस कर रहे हैं, आप इस चीज़ को, आप इस टाइटल डीड को, आप इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने लेकर आएं, तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर वो अपनी खुद मर्जी से उस चीज़ को लेकर आना चाहे तो उसकी मर्जी है। अगर उसे लगता है कि इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकता है, तो उसको जो है प्रोटेक्शन है। इसकी एक्सेप्शन अगर हम देखें तो इसकी एक्सेप्शन है, अनलेस सच पर्सन himself agrees in writing to produce। अगर वो खुद बंदा राजी हो जाए उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो प्रोड्यूस कर सकता है। आर्टिकल 14, production of documents which an other person having possession could refuse to produce। Production of documents which another person having possession could refuse। No one shall be compelled to produce documents in his possession which any other person would be entitled to refuse। Which any other person would be entitled to refuse। No person compelled to produce any document in his possession to which another person entitled could refuse to produce it। If they were in his possession unless such last mentioned person consents to their production। Exception, unless such last person consents to produce। कोई भी शख्स, किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट जो कि उसकी पोजीशन में है। वो ऐसी डॉक्यूमेंट है कि उस डॉक्यूमेंट का एंटाइटल्ड कोई और बंदा है, अगर वो चाहे तो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। हाँ, उसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर लास्ट पर्सन, अगर सच लास्ट मेंशन्ड पर्सन कौन है? द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड फॉर सच डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर कोई भी शख्स जो किसी और के बिहाफ पे किसी डॉक्यूमेंट को पजेस कर रहा है
तो उससे कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो इस चीज़ को कोर्ट में लाए। अगर वो शख्स चाहे तो उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सकता है, हाँ अगर उसकी इजाज़त हो तो फिर उस चीज़ को लाया जा सकता है। ये वो चीज़ हो सकते हैं जो पर्सन है एंटाइटल, मतलब उनके ब्याह पे अगर कोई एजेंट है या कोई अटॉर्नी है, कोई मोर्गेजी है, कोई ट्रस्टी है, तो वो उस चीज़ को पजेस कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज हायर अथॉरिटी बीइंग द सर्वेंट आर एम्प्लॉयड ऑफ सच पर्सन। आर्टिकल 14 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है वो इंक्रीमिनेटिंग क्वेश्चंस के मुतालिक है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इंक्रीमिनेटिंग क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस व्हिच मेक्स क्रिमिनल टू एनी विटनेस। 15 विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग, जो विटनेस है, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम answering on ground that answer या such answer will incriminate him, that such answer will criminate him, sorry. No, a witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit, any civil, criminal proceeding upon the ground that answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer। मतलब किसी भी विटनेस को, कोई भी विटनेस किसी भी प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग में किसी भी विटनेस, कोई भी विटनेस इस किसी भी आंसर को डिनाई नहीं कर सकता, किसी भी क्वेश्चन को, इस ग्राउंड पे कि अगर मैं ये चीज़ बताऊंगा तो मेरे खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग लिया जाएगा। इसके लिए इसको प्रिविलेज्ड जो है वो प्रोटेक्शन तब दी जाएगी जब अगर वो एट द फर्स्ट स्टेज वो डिनाई करे और अदालत को गुजारिश करे कि सर मैं इसके मुतल्लिक ये गवाही तो दूंगा अगर कोई विटनेस हो, बट मुझसे ये वादा किया जाए, मुझसे ये प्रोटेक्शन दिया जाए कि मुझे मेरे खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया जाएगा, तो उससे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। मगर इन द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल के उस विटनेस को अरेस्ट या उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन तो इनिशिएट नहीं होगा। हाँ, अगर उसने कोई फॉल्स, अगर उसने कोई फॉल्स एविडेंस दिया, अगर उसने कोई फॉल्स एविडेंस दिया तो वो फॉल्स एविडेंस के मुतालिक उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द second lecture of Qanun Shahadat order, where we have discussed about the protected communication, about the privileged communication from article 4 to 15. From article 4 to 15, all the persons are competent. They can understand the questions, they can give the rational answer to the questions, though they have been protected, they have been privileged by the law to disclose any information, to disclose any communication, to disclose any information which has taken place between them। और उसके बाद आर्टिकल 8 हमने शायद नहीं पढ़ा था, आर्टिकल 8 हमने छोड़ दिया था, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 8 इंफॉर्मेशन
as to commission of offenses। इस आर्टिकल में एक तो मैजिस्ट्रेट, पुलिस और रेवेन्यू ऑफिसर, इसको प्रोटेक्शन हासिल है। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिले फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, तो सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर shall not be compelled to disclose the source of their information. They shall not be compelled to disclose the name of such informant that by whom such information was given by them for the commission of such offenses। अगर कोई भी रेवेन्यू के मतलब कोई ऑफेंस हो, क्राइम हो, अगर किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो उसे भी कंपेल्ड नहीं किया जाएगा टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। offense against the पब्लिक रेवेन्यू, जो भी पब्लिक रेवेन्यू के खिलाफ अगर कोई भी ऑफेंस होगा, इस बंदे को अगर रेवेन्यू ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो उस इंफॉर्मेंट जो इत्तला देने वाला बंदा है, इंफॉर्मेंट की नेम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी क्राइम हो, कोई भी ऑफेंस हो, कोई भी इलीगल एक्ट हो, अगर वो कोई बंदा कर रहा है, कमिट कर रहा है, तो इंफॉर्मेंट जो है उसका नाम राज में रखा जाएगा और मजिस्ट्रेट और जो पुलिस है उसको ये कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप बताएं आपको किसने इतला दिया था कि कोई ऑफेंस कमिट होने जा रहा है। सो इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम आर्टिकल 4 to 15। इंशाल्लाह in the next lecture we will discuss about the accomplice and about the number of witness and competence of witness which falls under the definition of article 17। so आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे अपने दुआओं में याद रखना और इंशाल्लाह किसी और टाइम हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।